आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। शाह फैसल ने आज अपनी पार्टी फॉर्मली लॉन्च कर दी। पार्टी का नाम है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। आपको ये भी बता दूं कि एक अलगावादी तंजीम भी है जिसका नाम जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट है। हम समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शाह फैसल ने लॉन्च की है, बड़ा सोच समझ के लॉन्च की है और नाम भी बड़ा सोच समझ के जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट रखा है इस पार्टी का। आज राजबाग के एक पार्क से, गिंदुन नाम है पार्क का, उस पार्क से इस पार्टी का उन्होंने लॉन्च किया। लॉन्च के समय जेएनयू की उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट शैला रशीद उनके साथ थी और भी कई लोग पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट पदाधिकारी जो माने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जो पार्टी में जिनको शाह फैसल ने रखा है, वो लोग भी इस लॉन्च सेरेमनी में शामिल थे। अच्छी खासी लोगों की भीड़ भी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि शाह फैसल की इस पार्टी को लॉन्च करने के बाद चुनाव जम्मू कश्मीर में कब होंगे? जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। उनके 3 ऑब्जर्वर जम्मू कश्मीर में हैं। ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य कुछ दल हैं जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो कब चुनाव चाहते हैं, चुनाव कब होने चाहिए, उसको लेकर उनका मत बिल्कुल साफ है और पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये तमाम बातें कर चुके हैं, ये तमाम बातें बता चुके हैं। अब नया उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो इन ऑब्जर्वर्स से नहीं मिल रहे। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो हालात बने हुए हैं, चूंकि चुनाव लोकसभा के साथ नहीं होंगे, वो तो तय हो चुका है कि लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद ही जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। असेंबली के चुनाव कब होंगे, अब ये एक बड़ा सवाल है। तो हालात को अगर देखा जाए और सूत्रों की अगर मानी जाए तो चुनाव सितंबर अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। हालांकि अटकलें ये भी हैं कि मई जून के महीने में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, मई के महीने में रमज़ान शुरू होगा और रमज़ान के बीच में लोकसभा के चुनाव अगर नहीं हो सकते और लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करने में दिक्कत और परेशानी का सामना एक विशेष समुदाय को करना पड़ सकता है, तो असेंबली के चुनाव फिर इसी रमज़ान के महीने में जम्मू कश्मीर में संभव कैसे हैं? तो मई का महीना आपका रमज़ान में चला जाएगा, जून के बिल्कुल पहले दूसरे हफ्ते में रमज़ान ख़त्म होगा और उसके बाद आप जानते हैं फ़ौरन अमरनाथ यात्रा कुछ ही समय के बाद शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा की तैयारी जो है वो लगभग मई से ही शुरू हो जाती है और सुरक्षा के कितने कड़े इंतज़ाम करने पड़ते हैं वो भी आप लोग जानते हैं। तो सुरक्षा के इंतज़ामों को ध्यान में रखते हुए, अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1 तक संभावनाएं बहुत कम हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई डेट्स हों जिन डेटों पर जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कराए जा सकें। और एक और परेशानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने है वो है घाटी में अभी भी साउथ कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं। 200 से 250 के करीब आतंकी अभी भी इस इलाके में सक्रिय हैं, जो GOCNC ने कहा है, जो अलग अलग जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, IG कश्मीर भी कह रहे हैं। दूसरा, इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हैं कि आतंकवादी जो हैं चुनावों में गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए लोकसभा के जो चुनाव हैं, हालांकि वो एक चरण में होना चाहिए, लेकिन जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 3 चरणों में वहाँ लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। यानी स्थिति गंभीर है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि लोग भारी तादाद में बाहर आएँ, चुनावों में हिस्सा लें, वोट दें, अपने प्रत्याशी को चुनें, इसीलिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी सेटअप चाहिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आतंकवादी ना तो वोटर को भयभीत कर सकें और ना ही जो लोग वोट डालने जाएं उसके बाद उनको किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा का जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है उसको अगर 3 चरणों में रखा है तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि घाटी के अंदर जब असेंबली के चुनाव होने होंगे तो उन असेंबली के चुनावों के लिए कितना बड़ा फौज का जमावड़ा वहाँ पर चाहिए, कितनी सिक्योरिटी की वहाँ पर ज़रूरत होगी और उस सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर लोग बाहर निकलें, अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें और प्रॉपरली वोट दे सकें।
ये एक चुनौती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, शाह फैसल की जो पार्टी आज जिसका लॉन्च हुआ है, और साथ में सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और उसके अलावा अन्य दल जो कश्मीर के अंदर है, अवामी इत्तेहाद पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का वोट भी घाटी के अंदर है, कांग्रेस का वोट भी घाटी के अंदर है। तमाम राजनीतिक दलों को पूरा मौका मिलना चाहिए वोटर के बीच में जाने का, वोटर के सामने अपना पार्टी मैनिफेस्टो रखने का, ताकि उस पार्टी मैनिफेस्टो को सुनने के बाद और प्रत्याशियों को देखने के बाद वो ये फैसला करें कि उनको वोट किस पार्टी को देना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन चीज़ों के ऊपर भी विचार कर रहा होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे नई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो हालात घाटी में बने हैं उनको देखते हुए सबको पूरा मौका मिलना चाहिए हर वोटर तक पहुंचने का। तो ये एक और वजह रहेगी जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनावों को मई जून के महीने में नहीं कराएगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, दो राजनीतिक दल, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, ये दो ऐसे दल सामने घाटी के अंदर आ रहे हैं जो नए हैं, लोगों के बीच में एक नया एजेंडा और नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। आज शाह फैसल को भी आप लोगों ने सुना होगा। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये शाह फैसल का सुन लें, और सुनने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि शाह फैसल और सज्जाद गनी लोन के कश्मीर में की पॉलिटिक्स में एंट्री के बाद क्यों ज़रूरी है कि इन दोनों लोगों को लगभग 4 से 5 महीने का समय दिया जाए कि ये घाटी में हर वोटर तक पहुँचें, अपना एजेंडा उनके सामने रखें, और जब चुनाव हो तो इन चारों पार्टियों का जो एजेंडा और प्रोग्राम है जब लोगों के सामने होगा तो जाहिर सी बात है जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें इजाफा होगा। पहले ज़रा सुनिए कि आज शाह फैसल जिस समय उन्होंने पार्टी का लॉन्च किया उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। जब मेरे साथ कोई नहीं था, उन लोगों का भी मैं इस्तेमाल करता हूं। कुछ नाम मैं लेना भी चाहूंगा। शैला रशीद, बलदेव सिंह जी, फिरोज पीरजादा साहब, इकबाल ताहिर साहब, उजैर उंगा साहब, डॉक्टर मुस्तफा साहब, मंजूर किरमानी साहब, इरशाद साहब, हमारे एडवोकेट राजा महमूद साहब, एडवोकेट वसीद साहब, हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं, हमारे पोस्ट के, हमारे यहाँ पे एडवोकेट फारूक गनाई साहब आए हैं, हुसैन साहब आए हैं, मैं कुछ लोगों का शायद मिस भी कर जाऊं, जसपीदा आई है, साथ साथ और नाम लेना चाहूंगा, खटाना साहब हमारे आए हैं, बाकी काफी सारे लोग आए हैं, उनका नाम भी मैं अभी थोड़ी देर में लेना चाहूंगा। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ पर फेथ काम रखा जब शायद बहुत मुश्किल होता है कि एक नई तहरीक, एक नए आइडिया को एक्सेप्ट करना, उसको सपोर्ट करना। आप जानते होंगे आज से 173 साल पहले एक ऐसा तारीखी फैसला किया गया जिसकी बरसी कल थी, बाईनामा अमृतसर। बड़ा अजीब सी ये एक कोइंसिडेंस है कि 16 मार्च 1846 एक पूरी कौम, उनके खेत खलियां, उनके बच्चे, वहां के पेड़ पहाड़, सब कुछ 150 साल से दहकान कुश्त जो यू बयाबा फरोख्तन, वो मी फरोख्तन, वो जी अर्जा फरोख्तन, कितना सस्ता बेचा गया इस कौम को। और वो जो इंडिग्नेशन आज से 150 साल पहले इस कौम ने एक्सपीरियंस की, उस इंडिग्नेशन का आज तक हम पे भार मौजूद है। मैं भी, जब मैंने भी आंखें खोली और मैंने भी सोचा कि वही से यहाँ पर डेवलपमेंट का स्पेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है, बहुत ही वेल मीनिंग लोग सर्विस कराते हैं ये सोच के कि हम लोगों की जिंदगियां तब्दील करेंगे।
हम लोगों की गरीबी के बारे में कुछ करेंगे। लेकिन जब हम फिर यहाँ के हालात देखते हैं तो फिर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ के लीडर्स पिछले 60-70 साल से किस तरह की सियासत करते आए हैं, कैसी गुलामी के शिकार। तो आपने शाह फैसल को सुन लिया। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि शाह फैसल क्या क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शान ये है कि वैचारिक मतभेद हमारे देश की शान है। तो वैचारिक मतभेद किसी भी पार्टी का किसी भी इंडिविजुअल के साथ हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच में भी वैचारिक मतभेद हो सकता है। लेकिन घाटी के लिए बहुत अच्छी बात है कि घाटी में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक और आवाज़ घाटी में उभर कर सामने आई है, और वो आवाज़ है शाह फैसल की। शाह फैसल एक IAS ऑफिसर हैं। IAS ऑफिसर थे, रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है, रिटायरमेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है और जो DOPT की वेबसाइट पर डाटा मौजूद है, अभी तक उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर उनका नाम अभी भी सिविल लिस्ट में रखा है, लेकिन सामने कॉलम जो होता है कि पोस्टिंग कहाँ है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और अभी क्या कर रहे हैं, वो कॉलम ब्लैंक कर दिया है। चलिए, ये तो सरकार का काम है कि सरकार कब उनको रिटायरमेंट देती है, मगर अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति ये है कि इन दोनों राजनीतिक दलों को, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी और शाह फैसल की जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को भी इतना समय, कम से कम 4-5 महीने का समय मिलना चाहिए ताकि ये घाटी के अंदर लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम करें। और लोकतंत्र की मजबूती क्या है? लोकतंत्र की मजबूती ये है कि डाइवर्सिटी हो, यानी आप जानते हैं कि घाटी का जो सियासी राजनीतिक माहौल है उसमें पहले सिर्फ एक पार्टी हुआ करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद कांग्रेस का वहाँ पर जनाधार बना, उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत हुई, बीच में जनता पार्टी भी थोड़ी देर के लिए घाटी में सक्रिय रही, लेकिन कभी भी कोई भी ताकतवर विपक्ष कभी भी घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को देखने को नहीं मिला। आज अगर एक ऑप्शन घाटी के लोगों के पास है कि शाह फैसल उभर कर आए हैं, सज्जाद गनी लोन सामने आए हैं, तो जाहिर सी बात है विपक्ष को घाटी के अंदर मजबूत करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। कंपटीशन बढ़ेगा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो मत प्रतिशत 2% था पिछले लोकसभा, जब श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हुए जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीते, वो मत प्रतिशत उतना नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा होगा, मत प्रतिशत भी बढ़ेगा। तो आज जो शाह फैसल की पार्टी का लॉन्च हुआ है, उनकी क्या विचारधारा है, मैं उस पर कमेंट किए बगैर ये समझता हूं कि शाह फैसल को एक मौका मिलना चाहिए और उनकी पार्टी को घाटी में लोगों का समर्थन तो है ही, उनकी पार्टी को घाटी में अपनी आइडियोलॉजी लेकर लोगों के बीच में जाने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए और उनको भी मजबूती उनकी पार्टी को भी मजबूत किया जाना चाहिए कि यंग हैं, इनोवेटिव हैं और विचार जो हैं उनके वो भी बहुत अच्छे हैं, अपने लोगों को लेकर उनके विचार बहुत अच्छे हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर उनके विचार बहुत पॉजिटिव हैं। रही बात आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 या कुछ और जो मुद्दे हैं जिनको हम मानते हैं कि कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं शाह फैसल के साथ, लेकिन मामला ये है कि उनको घाटी के अंदर फलने फूलने का पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वो घाटी के लोकतंत्र को और मजबूत करें। साथ में ये भी है कि अगर ये चुनाव सितंबर-अक्टूबर में कराए जाते हैं तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो रिवाइवल की ओर है, खासकर जिस तरीके से जो मुद्दे उनने घाटी में लिए हैं, उन मुद्दों को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी रिवाइव हो रही है। तो वो जो इस समय, जैसे हमने भी आपको कहा था कि सर्वे के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 से 35 से 37 सीटें ले सकती है, अगर सितंबर-अक्टूबर में चुनाव होते हैं तो बहुत मुश्किल होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इस वेव को रिटेन करना, जो वेव इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में है। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बताऊं कि सितंबर-अक्टूबर में जब चुनाव होंगे तो बहुत मुश्किल होगा किसी भी कश्मीर के बड़े राजनीतिक दल के लिए कि वो 20 का आंकड़ा भी पार कर सके, यानी इक्वी पैरिटी पर मामला आ जाएगा। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते, और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि वेव, इसमें कोई शक नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है घाटी में, और अगर अभी चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव अभी नहीं हुए, सितंबर-अक्टूबर तक टल गए, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका घाटी में लग सकता है।